Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video, I have asked few questions, so let's see their solution first. So the first question was, where did COP27 climate change summit to be held? And correct answer for this question is Egypt. Next question was, under which ministry NetGrid will be established? And correct answer for this question is Ministry of Home Affairs. So without wasting any time, let's see what is in the news. We have this very important news here, UAPA. It talks about UAPA give an impetus to fight against terror. It is said by the Prime Minister Modi. देखिए, फरीदाबाद में चल रही 2 दिन की स्टेट होम मिनिस्टर मीटिंग को वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने एड्रेस करते हुए ये बात बोली है कि UAPA दैट स्टैंड्स फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इसको इस्टेब्लिश करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि टेररिज्म से फाइट करने के लिए ये एक ऐसा साधन है जो हमें बहुत ज़्यादा स्पीड और गति प्रोवाइड कर सकता है। फर्दर प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बोला है कि पुलिस को सिर्फ जो ऐसे नक्सलवादी हैं जो कि बंदूक लेके चल रहे हैं, सिर्फ उनसे ही अपने आप को या लोगों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पेन और कॉपी लिए हुए ऐसे नक्सलवादियों से भी खुद को और लोगों को बचाने की ज़रूरत है जो यूथ के माइंड को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। चलिए, ये तो था आर्टिकल की बात, लेकिन अब यहाँ पर हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है। बट आगे बढ़ने के पहले आपको मैं बताना चाहूँगी कि UAPA को हम बहुत हॉलिस्टिकली कवर कर चुके हैं अपने 29 सितंबर की वीडियो एज वेल एज न्यूज़ कवरेज में। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर 29 सितंबर के वीडियो को भी देख सकते हैं, साथ ही आप राउज अकेडमी की वेबसाइट पर जाकर करंट अफेयर के सेक्शन में भी इस पूरी न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। लेकिन चलिए यहाँ पर इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सो UAPA सबसे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और दूसरा वर्ड यहाँ पर निकल कर आया है नक्सलिज्म। इन दोनों को हम यहाँ समझ लेते हैं। चलिए, जब हम UAPA की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टैंड्स फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। देखिए, 1967 में UAPA को पास किया गया था ऐसी सारी गतिविधियों को रोकने के लिए, ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए जो कि इंडिया की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी पे कहीं ना कहीं हमला कर रही थी। चलिए, तो यहाँ पर बात आ जाती है कि अनलॉफुल एक्टिविटी एग्जैक्टली होता क्या है। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ऐसी कोई भी एक्ट, ऐसी कोई भी गतिविधि जो कोई इंडिविजुअल या एसोसिएशन कर रही है जिससे कंट्री की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी हैम्पर हो सकती है या हो रही है, ऐसी सारी एक्टिविटीज़ को हम अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कहते हैं। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो पावर किसके हाथ में वेस्टेड होता है, तो इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके हाथ में पूरी तरीके से पावर रहता है, बाय विच if the center deems an activity as unlawful then it may be by way of an official gazette declare it so। साथ ही यहाँ पर अगर हम हाईएस्ट पेनल्टी या हाईएस्ट पनिशमेंट की बात करें तो डेथ पेनल्टी भी इन केसेस में दी जा सकती है, और साथ में लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी। देखिए, अब यहाँ पर बात आती है कि UAPA के अंदर किसको चार्ज किया जा सकता है। तो भाई, चाहे कोई इंडियन नेशनलिस्ट हो या फिर कोई फॉरेन नेशनल हो, दोनों को, अगेन आई एम टेलिंग, आप इस बात को यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इंडियन और फॉरेन कोई भी व्यक्ति यहाँ पर UAPA के अंडर चार्ज किया जा सकता है। It will be applicable to the offender in the same manner if the crime is committed on a foreign land even outside of India। वही समय समय पर UAPA में बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं, 2004, 2019। तो 2004 का जो अमेंडमेंट था, इसने टेररिस्ट एक्ट को यहाँ पर ऐड कर दिया था, which means now the UAPA has the power to ban organization for terror activities। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट डिक्लेयर यहाँ पर नहीं किया जा सकता था अंडर अमेंडमेंट इन 2004। वेयरएज 2019 में जो अमेंडमेंट लेके आया गया, इसके हिसाब से अब किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट
डिक्लेयर किया जा सकता था। सो दीज वर द फ्यू चेंजेस और अमेंडमेंट जो यहाँ पर हुए थे। ये UAPA के बारे में है, साथ ही मैं आपको बता चुकी हूँ, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और हमारे प्रीवियस वीडियो पर जा सकते हैं जहाँ आपको UAPA 360 डिग्री में इसको हमने कवर किया है। चलिए आगे बढ़ने के पहले आपको मुझे एक सवाल का जवाब देना है। NIA दैट इज़ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर सिचुएटेड है? आप अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टर्म आ जाता है नक्सलिज्म, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अगेन हाईलाइट किया है। अब अगर हम नक्सलिज्म की बात करें तो ये UPSC का बड़ा फेवरेट सा टॉपिक रहा है। अगर आप देखें तो 2022 के मेंस में भी इससे सवाल आया, 2015 में भी इससे क्वेश्चंस आए थे, 2018 और 2020 में लगातार लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को लेके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये पूरा सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी फेवरेट टॉपिक बोला जाता है UPSC के लिए, जो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सबसे पहले तो एक्सट्रीमिज़म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, नक्सलिज्म या माओइज़म, अगर हम शब्दों की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम हॉलिस्टिकली नक्सलिज्म की यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए अगर हम इसके थोड़े से इतिहास के बारे में यहाँ पर बात करें तो भाई इसने अपना नाम ही लिया है नक्सलबाड़ी विलेज, जो कि वेस्ट बंगाल में है, जहाँ पर पीजेंट्स ने रिवॉल्ट किया था इन 1967 अगेंस्ट द लोकल लैंडलॉर्ड्स ओवर अ लैंड डिस्प्यूट। देखिए वापस एक बार हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि बेसिकली लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म का मकसद होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले तो ये डेमोक्रेसी में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते, ठीक है। दे बिलीव इन वायलेंस, और वायलेंस के मीन से ही हम क्या ले सकते हैं, अपने राइट्स को अटेन कर सकते हैं। देखिए रिसेंटली अगर कुछ डेटास के हिसाब से देखें तो 2009 से 2021 के बीच में इस तरीके की सिचुएशन आई है कि 77% जो नक्सल वायलेंस है वो ख़त्म हुआ है। प्रीवियसली 96 डिस्ट्रिक्ट्स इससे अफेक्टेड थी, अब सिर्फ लगभग 40 डिस्ट्रिक्ट में हमें नक्सलिज्म देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो एम्फोसाइज कर रहे हैं UAPA के लिए, वो इस नक्सलिज्म, लाइक हम इंटरनेशनल टेररिस्ट से तो लड़ लेते हैं, लेकिन अपने देश में हमारे यहाँ इंटरनल जो इश्यूज चल रहे हैं उनसे भी लड़ने के लिए हमें बहुत फोकस्ड रहना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर जान लेते हैं कि आखिर मेजर जो रीज़न है वो क्या है। सो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर देखने को हमें मिलता है 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट दैट डिप्राइव्स ट्राइबल हु डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर लिविंग फ्रॉम इवन कटिंग अ बार्क। इसकी वजह से बहुत मैसिव डिस्प्लेसमेंट हुआ ट्राइबल पॉपुलेशन का इन नक्सलिज्म अफेक्टेड स्टेट्स ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, माइनिंग ऑपरेशंस एंड अदर रीजन। अब देखिए ऐसे लोग जिनको अपनी जगह से, अपने घरों से डिस्प्लेस कर दिया गया है, उनके पास कोई शेल्टर नहीं है, खाने के लिए राशन नहीं है, सो ऐसे लोग बहुत ईजी टारगेट हो जाते हैं माओइस्ट विचारधारा वालों के लिए, है ना। अब एक ऑलरेडी डिप्राइव्ड व्यक्ति है जिसको अपने राइट से दखल कर दिया गया है, भगा दिया गया है, सो ये माओइस्ट विचारधारा वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को नक्सलिज्म की तरफ इनका माइंड वॉश करके, देखिए यहाँ पर भी हमने यही सेंटेंस पढ़ा था, आप देख सकते हैं इसमें, इमोशनली इनको टॉर्चर करके, इमोशनली इनका यूज़ करके इनको नक्सलिज्म की तरफ धकेल लिया गया, और इसकी वजह से मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं हमारे यहाँ वो नक्सलिज्म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म की तरफ आ गई। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि बहुत सारा सोशियो इकोनॉमिक गैप है हमारी कंट्री में, एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ने कुछ खास इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, कोई डेफिनेट मेजर्स नहीं लिए गए इस तरीके की डिस्प्लेसमेंट या इस तरीके की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, जब तक ये बहुत ही मास लेवल पर हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं हो गई। चलिए अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर लिए हैं टू स्टॉप these kind of activities। देखिए सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है समाधान डॉक्ट्राइन, जिसको इंडिया अभी हाल फिलहाल फॉलो अप कर रहा है। इट इज़ द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म प्रॉब्लम। समाधान बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो इट स्टैंड्स फॉर, एस स्टैंड्स फॉर स्मार्ट लीडरशिप, ए स्टैंड्स फॉर एग्रेसिव स्ट्रेटजीज, एम स्टैंड फॉर मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग,
Then A stands for actionable intelligence. D stands for dashboard based KPIs, that is key performance indicators and key result areas. H stands for harnessing technology, whereas A stands for action plan for each theater and for no access to financing. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इससे रिलेटेड नोट्स बना सकते हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें तो CRPF ने ऑपरेशन ऑक्टोपस भी यहाँ पर रन किया है, that heavily minded Burha Pahar hilly region in Galwar district, that is bordering Chhattisgarh and Jharkhand. This operation is claimed to be a big success as the force first time managed to root out Naxal dominance from this particular area. Whereas Operation Double Bull, it was launched in the jungles of Bulbul areas in Lohardaga and nearby districts of Jharkhand. Whereas Operation Greyhound, it was raised in 1989 as an elite anti-Naxal force. इसी के अलावा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ऑपरेशन ग्रीन हट, जो आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, which was started in 2009 and 10 and massive deployment of security forces was done in the Naxal affected area. देखिए, इसी के साथ फोर्सेस को डिप्लॉयमेंट करना और इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम जो यूथ है उसको एजुकेट करें. सो एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया गया था अंडर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, दैट इज फॉर्मली नोन एज आजीविका स्किल, विच वाज लॉन्च्ड इन 2013. इस प्रोजेक्ट का मकसद था जो रूरल पुअर है, यूथ है, उनको लाइवलीहुड के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और उनको किसी अच्छी नौकरी में अच्छी जगह पर प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करना. इसी के अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम आपके लिए आ जाता है, दैट इज़ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. इसको 2018 में लॉन्च किया गया था ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स में जो कि कुछ खास प्रोग्रेस नहीं कर पा रही थी अपने इन सोशल एरियाज. देखिए क्या है, जब आप सोशली अपलिफ्टेड नहीं है, कोई प्रोग्रेस हमें देखने नहीं मिल रही है, लाइवलीहुड के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, यूथ के पास जॉब्स नहीं है, तो डायरेक्टली माओइस्ट विचारधारा वाले लोगों के लिए बहुत सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं. सो गवर्नमेंट डिसाइडेड कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट को फाइंड आउट करके हमें इनके ऊपर काम करना ज़रूरी है, बिकॉज वंस they get the education, they get the basic development infrastructure, definitely वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ या लेफ्ट विचारधारा की तरफ नहीं जाएंगे. Before moving any further, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू नेवर मिस एनी अपडेट. ऑल्सो टू गिव विंग्स टू योर प्रिपरेशन, डू विजिट राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भोपाल, बिकॉज we believe that your success is our priority. चलिए, moving on to the next news. Again, Yamuna is in news. चीफ मिनिस्टर ने कंसर्न शो किया है यमुना के टॉक्सिक फॉर्म के लिए, जो यहाँ पर हमें हर बार देखने मिलता है. कुछ वाइट कलर के बबल्स जैसे यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं, जिसे हम फोर्थ बोलते हैं, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो ये जो इशू है यमुना रिवर में फोम और पॉल्यूटेंट्स का, ये लगातार मुद्दे का विषय बना रहता है. हर बार ये एक टाइम पीरियड है जब यहाँ पर वाइट कलर के फॉर्म्स हमें देखने को मिल जाते हैं. तो चलिए, इस पूरे सेगमेंट में जो हमें जानना ज़रूरी है अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आखिर ये फोर्थ है क्या, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और इसके लिए क्या वे आउट देखा जा सकता है. तो बेसिकली हर साल विंटर्स के टाइम ये सिचुएशन हमें देखने के लिए मिलती है कि यमुना रिवर में इस तरीके की थिक वाइट कलर की एक ब्लैंकेट जैसी दिखाई देती है, जिसे हम फोर्थ बोलते हैं, और ये इसके टच में आना, इवन इसको कंज्यूम करना भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है. सो बेसिकली द रिलीज ऑफ अनट्रीटेड or poorly treated effluent, especially degraded industrial waste from parts not connected to the sewerage network, leads to fogging. So these foam producing molecules have one end that repels water, whereas another that attracts the water. They work to reduce the surface tension on the water surface. These foam bubbles are lighter than water, so they float on the surface as a thin film that gradually accumulates, जो आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं. अब छठ पूजा के समय प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि बहुत सी महिलाएं छठ पूजा के लिए नदी में इस पानी के पास जाएंगी, जिसके कांटेक्ट में भी आना इनकी हेल्थ के लिए इज़ नॉट गुड.
चलिए यहाँ पर ये भी बात कर लेते कि ये फोर्थ का जो ब्लैंकेट यहाँ पर यमुना नदी पर जम जाता है, इसके कारण क्या है। तो सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल रन ऑफ एक हमारा सबसे बड़ा रीज़न है। उसके अलावा अनट्रीटेड, जो हम बात कर चुके हैं, अनट्रीटेड और पुअरली ट्रीटेड सीवेज में कंटेन सोप, लाइक सोप डिटर्जेंट पार्टिकल्स, वो भी यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अदर देन दैट ऑर्गेनिक मैटर्स फ्रॉम डिकम्पोजिंग वेजिटेशन, ऑल्सो पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द शुगर एंड पेपर इंडस्ट्री। देखिए आपको पता होगा यूपी और नियर बाय एरिया में बहुत सारी शुगर और पेपर इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसकी वजह से जो इसका वेस्ट है वो रिवर में छोड़ दिया जाता है और इसके पॉल्यूशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा ये भी समझना ज़रूरी है कि इसके हेल्थ इश्यूज़ क्या हो सकते हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म एक्सपोजर यहाँ पर हो रहा है तो ये स्किन इरिटेशन कॉज कर सकता है, एलर्जीज कॉज कर सकता है। वेयर एज अगर इस ऐसे पानी को पी लिया जाता है, कंज्यूम कर लिया जाता है, तो टाइफाइड जैसी सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है। वेयर एज अगर इस तरीके के अनट्रीटेड और फोर्थ ब्लैंकेट वाटर का यूज़ लॉन्ग टर्म के लिए इसका एक्सपोजर किया जाता है तो इट कैन कॉज न्यूरोलॉजिकल इश्यूज एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। यमुना नदी के बारे में यहाँ थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यमुना नदी निकलती है बंदरपूछ पीक, मसूरी रेंज ऑफ लोअर हिमालयाज इन उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ये 1376 किलोमीटर लंबी रिवर है दैट फ्लोज थ्रू उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश, जहाँ ये जाकर गंगा से मिलती है प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देख लेते हैं। एंगर इन हिमाचल प्रदेश ओवर ST नोटिफिकेशन फॉर हत्तीज। राउज एकेडमी की वेबसाइट पर आप जाकर 15 सितंबर के न्यूज़ सेगमेंट में इस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। हम इसको बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। देखिए अगर आप सभी को याद हो तो कैबिनेट ने रिसेंटली हत्ती कम्युनिटी जो हिमाचल प्रदेश की है, नारी कोरवरन एंड कुरीविकरन तमिलनाडु की कम्युनिटी और भिंजिया ट्राइब ऑफ छत्तीसगढ़ को ST लिस्ट का पार्ट मानने के लिए ऑर्डर इशू कर दिया था। तो ये जो पूरी न्यूज़ या पूरा आर्टिकल है एक्चुअली इसी से रिलेटेड है कि ST नोटिफिकेशन हत्ती कम्युनिटी को दिए जाने के बाद से बहुत सी यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं या कम्युनिटीज़ हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। देखिए अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ की इकलौती ST कम्युनिटी जो है, गुज्जर कम्युनिटी है, वो इस पूरे वाक़ये से भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और उन्होंने इसके लिए अपने कंसर्न शो किए हैं। देखिए यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जो इनका कंसर्न है वो ये है कि भाई अगर आप हत्ती कम्युनिटी की बात करें तो इनकी पॉपुलेशन एक तो काफ़ी ज़्यादा है इस पूरे एरिया में, ठीक है। दूसरी बात, इसमें से बहुत सारे लोग अपर कास्ट को भी बिलोंग करते हैं और इनकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर इनको रिजर्वेशन दे दिया जाएगा या ST की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा तो दूसरी कैटेगरीज के साथ यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होगा, सिंस दे आर गुड इन नंबर इन दिस पर्टिकुलर एरिया। अलॉन्ग विद दैट हत्ती विल गेट मैक्सिमम जॉब्स, जिसकी वजह से मैक्सिमम जो यहाँ के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। तो ये इस पूरे आर्टिकल का क्रक्स था जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हत्ती कम्युनिटी क्या है। सो हत्तीज आर क्लोज नेट कम्युनिटी हु टेक देयर नेम फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ सेलिंग homegrown crops, vegetable meat and wool at a small town market known as हाट। ये यहीं से इनका नाम निकल कर आया है हट्टीज। साथ ही अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो इनको ट्रांसगिरी रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में इनकी पॉपुलेशन को देखा जा सकता है। साथ ही आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पर जान सकते हैं कि जो हत्तीस कम्युनिटी हैं, इनकी जो ट्रेडिशनल काउंसिल है इसको बोला जाता है खुम्बली। लाइक जैसे खाप पंचायत होती है हरियाणा में जो कम्युनिटी मैटर्स को डिसाइड करती है, उसी तरीके से हट्टी कम्युनिटी के लिए यहाँ पर एक ट्रेडिशनल काउंसिल है विच इज़ नोन एज खुम्बली। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म इज आइडल, इट इज सेड बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी। देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहाँ पर ये आइडिया यहाँ पर फ्लोट किया है इन्होंने साथ में कि वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म होना चाहिए, राइट। ये अगेन होम मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस जो इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेकर फरीदाबाद हरियाणा में यहाँ पर अभी चल रही है, उसमें ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बात कही है। साथ ही इन्होंने ये भी एम्फसाइज़ किया है कि ये मेरा सिर्फ एक आइडिया है, मेरा एक व्यू है, एक ओपिनियन है,
जिसके बारे में स्टेट्स को सोचना चाहिए, राइट। आई एम नॉट इम्पोजिंग दिस थॉट ऑन एनी गवर्नमेंट, ऑन एनी स्टेट गवर्नमेंट, बट ये आइडिया आपको इस बारे में सोच विचार करना ज़रूरी है। देखिए, उसी तरीके से इन्होंने आगे ये भी बोला दैट जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड का स्कीम हमारे पास था, उसी के अलावा आपके पास वन नेशन वन साइन लैंग्वेज, उसी तरीके से वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट भी हमें लेकर आना चाहिए, जिससे लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इनफैक्ट ये हमारी पुलिस पर्सनल के बेटरमेंट या बेनिफिट के लिए है। क्यों? क्योंकि जब इन सब की आप जो ड्रेसेस आप यूनिफॉर्म देख पा रहे हैं, जब ये एक ही जगह पर इनका मास प्रोडक्शन होगा तो इस पर क्वालिटी चेक किया जा सकता है, राइट। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को देखा जा सकता है, जो इनके बेल्ट्स हैं, कैप्स हैं, यूनिफॉर्म है, इन सभी के मास प्रोडक्शन के साथ साथ इन पे क्वालिटी चेक भी किया जा सकता है, जो कि इनके पुलिस पर्सनल के बेटरमेंट के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर आपको ये भी सोच सकते हैं आप कि इस तरीके के मूव लेने के बारे में अगर बात भी की जा रही है तो क्यों की जा रही है। जैसे हम सभी को पता है कि हम कहीं ना कहीं जब पुलिस पर्सनल की बात करते हैं इंडिया में, तो हम उसे डायरेक्टली खाकी कलर से एसोसिएट कर लेते हैं, राइट। सो बट इनकी यूनिफॉर्म अलग अलग रीजन्स, अलग अलग स्टेट्स में डिफर कर जाती है। जैसे अगर हम कोलकाता पुलिस की बात करें तो दे वियर वाइट यूनिफॉर्म, वेयर एज पुडुचेरी पुलिस कांस्टेबल वियर्स ब्राइट रेड कैप विद देयर खाकी यूनिफॉर्म। ऑल्सो डेली ट्रैफिक पुलिस पर्सनल वियर वाइट एंड ब्लू यूनिफॉर्म। तो इस तरीके के जो डिफ्रेंसिएशन है, इसको हमें शायद चेंज करने की ज़रूरत है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का यहाँ पर बोलना है। हालांकि यहाँ पर कुछ इसके ऑपोजिट व्यूज़ भी आ सकते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो ये पहले तो स्टेट का सब्जेक्ट है, एंड एवरी स्टेट हैव देयर डिफरेंट आइडेंटिटी। अगर सभी का यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी तो उनकी स्टेट पुलिस की पहचान किस तरीके से की जा सकेगी, ये यहाँ पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। सो इस पूरे आर्टिकल में इतना ही था। अगर जब तक इससे रिलेटेड कोई खास डिसीजन नहीं लिए जाते, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन फर्टिलाइज़र, कुछ इस तरीके के, या वन नेशन वन इलेक्शन, इस तरीके की कोई सिचुएशन यहाँ पर अराइज नहीं होती, तब तक ये सिर्फ आपके लिए विचारणीय है कि क्या इसके करने के फ़ायदे हो सकते हैं और इसके ऑपोजिशन में आप क्या विचार रख सकते हैं। आप साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका क्या सोचना है दैट वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, इज इट आइडियल और नॉट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। 21.4 lakhs TB cases notified in India in 2021 said by the Health Ministry। देखिए, यहाँ पर एक रिपोर्ट अभी रिलीज हुई है WHO के द्वारा, दैट इज नोन एज ग्लोबल TB रिपोर्ट 2022, एज यू कैन सी हियर। देखिए, इस तरीके के फैक्चुअल जो पॉइंट्स होते हैं आपको कहीं नोट करके रख लेना चाहिए कि ग्लोबल TB रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। सो इट इज़ रिलीज्ड बाय WHO। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इंडिया में जो 2021 का अगर हम रेशो देखने की कोशिश करें तो पर 1 लाख पॉपुलेशन पर सिर्फ 210 ऐसे लोग हैं, पर्सनल हैं, जो कि TB से अफेक्टेड हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें हमारे प्रीवियस डेटा 2015 से, जहां 1 लाख लोगों पर 256 लोग TB से सरवाइव कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इंडिया को इस कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिला है। देखिए, TB के लिए जितने मेजरमेंट्स लिए जा रहे थे वो कोविड-19 के टाइम पर उन पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था, जिसकी वजह से ऐसे केसेस में राइज देखने को मिला था। बट अगेन इन 2021 पर 1 लाख पॉपुलेशन पर 210 TB केसेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। एज पर दी WHO, दिस इज़ द माइलस्टोन दैट इंडिया इज़ अचीविंग विद इट्स प्रोग्राम लाइक TB नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम। चलिए, अब यहाँ से हमारे लिए कुछ स्टैटिक और फैक्चुअल डेटा निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हमारे एग्जामिनेशंस में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि TB किस वजह से फॉर्म होता है। सो इट इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम कॉल्ड एज माइकोबैक्टीरियम टर्ब्यूकुलोसिस। Along with that, some of the mycobacteria also cause the disease like TB, but also leprosy in human and other infects as wide range of animals. In human, TB mostly commonly affect the lungs, जिसे हम pulmonary TB भी बोलते हैं, but it can also affect the other organs like extra pulmonary TB. So अगर हम TB की बात करें तो भाई ये कुछ खास नया नहीं है।
इसके एविडेंसेस हमें इजिप्ट में 3000 BC में भी देखने को मिले हैं। ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफाई हुए हैं जिससे ये पता चलता है it is nothing new, it's a very ancient disease that everyone is facing nowadays. अगर हम इसकी क्यूरेबिलिटी की बात करें सो yes, TB is treatable and curable अगर टाइमली और समय समय पर इसका इलाज किया जाए। चलिए, तो यहाँ पर जिस प्रोग्राम के बारे में बात की गई है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। अर्लियर दिस प्रोग्राम वाज नोन एज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, है ना। तो अब कंट्रोल नहीं करना है, हमें इसको पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है। सो इट इज़ द स्टेट रन ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम टॉक्स अबाउट दैट एलिमिनेशन ऑफ दिस डिसीज बाय 2025, 5 years ahead of the Sustainable Development Goals target of 2030। अगर हम यहाँ पर इसको पूरे प्रोग्राम को समझने की कोशिश करें तो 1962 वो टाइम है जब नेशनल टीबी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ BCG वैक्सीनेशन। वहीं 1993 आते WHO ने टीबी को एक ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था और डॉट्स को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया था। डॉट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका फुल फॉर्म इट इज़ डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। अगेन इन 1993 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रियलाइज़ हुआ कि हमें NTP को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है और हमने इसको रिवाइज करा नेशनल टीबी प्रोग्राम को एज अ नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको बाद में हम नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। On to the next news, World Psoriasis Day is observed on 29th October. Its objective is to make the general public aware of the important fact related to psoriasis and this disease and its treatment in the year 2022. World Psoriasis Day is being observed with the theme of unloading psoriatic disease. Chaliye, let's understand what is psoriasis. So psoriasis basically is a serious abnormal skin condition in which red and white scary patches start developing on the patient skin, जैसे आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहे हैं। These spot usually appears on the elbow, knees, scalp or lower back. These spots can sometimes be itchy or even very painful. At the same time, as the problem progresses, they may also feel burning sensation or swelling. देखिए, ये जो पर्टिकुलर सोराइसिस का प्रॉब्लम है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर डिफ़र कर सकती है। मैन और विमेन को इक्वली ये हालांकि इम्पैक्ट करती है और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो है ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम। देखिए, इस डिसीज़ के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक पीरियड ऑफ टाइम तक इससे रिलेटेड कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते और अचानक से ये सिम्टम्स या ये प्रॉब्लम लोगों के सामने आ जाती है। एज ऑफ नाउ देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ सोराइसिस बट देयर इज़ स्टिल नो क्योर टू गेट रिड ऑफ इट कम्प्लीटली। हालांकि बहुत मेडिकेशन की हेल्प से या कुछ प्रिकॉशंस के रूप में इसको कंट्रोल किया जा सकता है, बट वन कैन नॉट गेट रिड ऑफ दिस problem. So it's time for current oriented one-liners, and first news is International Internet Day is observed on October 29 every year across the world to celebrate the usage of internet for the first time. Prime Minister Shri Modi sets goal for doubling crude steel production in India. India and France will be conducting air combat exercise known as Garuna in Jodhpur till 12th November. Vishwa Swarupam, the tallest Shiva statue, which is 369 feet tall, will be inaugurated in Nathwada in Rajasthan district of Rajasthan. Indian junior men's hockey team will play finals against Australia in Sultan of Johor Cup. So it's a quiz time, and first question is, what is the theme of World Psoriasis Day 2022? Next question is, which two nations participate in air combat exercise known as Garuna? You all know the drill. आपको correct answer हमें comment section में बताना है, and stay tuned with us to know the correct answer. So this is it for today. Join our batches for UPSC, MPPSC Civil Services examination. We have dedicated faculty for UPSC and MPPSC both. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any update. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.